नादिर शाह ने भारत पर धावा कब बोला? 1719, 1729, 1739, 1749। फारस के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने कमजोर पड़ चुके मुगल वंश को करनाल के युद्ध में 1739 में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने मुगल राजधानी के लोगों से 2 करोड़ रुपए लूटे। मुगल बादशाह को युद्ध के बाद तख्ते ताऊ सिंहासन, कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे नायाब हीरों से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको पता है कोहिनूर का हीरा कब और किस जगह खुदाई से निकला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यूगा घाटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 1970 के दशक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा की जगहों की खोज चालू की और कुल 7 जगहों को पहचाना। इन जगहों में सबसे उपयुक्त जगह हिमालय में लद्दाख के पास स्थित प्यूगा घाटी थी। एक अनुमान के अनुसार इस घाटी में पूरे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत का 40% बिजली अकेले पैदा करने की क्षमता है। अभी फिलहाल इस घाटी में एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाने की बातें भी चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत में प्यूगा घाटी के अलावा और किन किन जगहों पर जियोथर्मल ऊर्जा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 19वीं सदी के अंत में भारत से नील का निर्यात पतोन्मुख होने लगा क्योंकि ऑप्शन 1 पश्चिम में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया, ऑप्शन 2 ब्रिटिश नील उत्पादक ने लागत कम कर दी, ऑप्शन 3 नील उत्पादकों का कठोरता से शोषण किया गया, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में नील की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इस ऊंची डिमांड की वजह से ही इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसे नीला सोना भी कहा जाता था। इन ऊंची कीमतों की वजह से यूरोप में लगातार नील का विकल्प तलाश किया जा रहा था। 19वीं शताब्दी में यूरोप के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का आविष्कार कर लिया जो नील से काफ़ी सस्ता था। नील का दाम कृत्रिम रंग से महंगा होने के कारण इसकी डिमांड घट गई और इसका निर्यात बहुत कम हो गया। क्या आपको पता है कि नील भारत के किन इलाकों में उगाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी राज्य में संवैधानिक शासन के फेल हो जाने पर केंद्र सरकार शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है। संविधान के इस अनुच्छेद का केंद्र की सरकारों ने बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन की तो मणिपुर पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में ये 9 बार तो बिहार और जम्मू कश्मीर के राज्यों में 8 बार लग चुका है। प्रश्न में मणिपुर नहीं दिया गया है इसलिए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पेशवा प्रथा अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथ राव। शुरुआत में पेशवा मराठा राजा के अधीन काम किया करते थे। पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले की नियुक्ति छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। बाद में भट्ट परिवार के पेशवा पद पाने के बाद से ये पोस्ट हेरिडिटरी हो गई और मराठा राजा बस नाम का राजा रह गया। ब्रिटिश कालीन भारत में मराठा साम्राज्य की शक्ति लगातार कम होती चली गई और बाजीराव द्वितीय के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसे पुनः स्थापित करने का असफल प्रयास किया। क्या आपको पता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा पौधा जल प्रदूषण को कम करने के साथ ही साथ बायोगैस बनाने में भी सहायक होता है? यूकेलिप्टस, जलकुंभी, साल्विनिया, कमल। जहाँ तक बात आती है बायोगैस की तो किसी भी तरह के पौधे को बायोगैस बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन प्रकृति में कुछ खास तरह के पौधे या अन्य जीव होते हैं जो अगर किसी जगह पर उगते हैं तो उनका कुछ खास मतलब होता है।
उदाहरण के लिए लाइकेन और मॉस प्रदूषण की अधिक मात्रा को बताते हैं। इसी तरह जलकुंभी भी अक्सर उन्हीं जगहों पर ज़्यादा उगती है जहाँ पर हैवी मेटल ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये केवल हैवी मेटल की ज़्यादा मात्रा को बताती ही नहीं है, बल्कि उसे सोख कर कम करने में भी सहायता करती है। क्या आपको पता है कि यूकेलिप्टस के तेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक संस्थान ब्रिटिश सिद्धांत का विरोधी था? देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फर्जी आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में मोहम्मद कासिम नानोतावी और रशीद अहमद द्वारा दारुल उलूम मदरसे की स्थापना के साथ हुई। मदरसे की स्थापना के साथ ही इसमें इस्लाम को पुनर्जीवित करने और उपनिवेशवादी विरोधी भावना बननी शुरू हो गई। 1919 में इसकी राजनैतिक शाखा जमीयत-ए-उलेमा हिंद भी बनी। शुरुआती दिनों में ये लोग हिंदू और ईसाइयों से शांतिपूर्ण वाद विवाद करते थे और भारत में मिले जुले राष्ट्रवाद की बातें भी करते थे, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना को मुस्लिमों के बीच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। क्या आपको पता है कि अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। मीराबाई निम्न में से किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, राठौर, चौहान, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर वंश में हुआ था। उनकी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हो गया और वो सिसोदिया वंश की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में वो विरक्त होकर साधु संतों के साथ हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी और कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन गईं। क्या आपको पता है कि मीराबाई की रचनाएं कौन सी हैं और उनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से वो कौन सी गैस है जिसकी मदद से कच्चे फलों को पकाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। फलों को ज़्यादा दूरी दूसरे राज्यों और देशों तक पहुंचाने के लिए उन्हें पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है और बाद में इसमें अलग अलग तरह के केमिकल का प्रयोग करके पकाया जाता है। पेड़ों में फलों के पकने का जो प्रोसेस होता है वो एथिलीन गैस से शुरू होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भारत में कैल्शियम कार्बाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन निकलती है जो एथिलीन गैस की तरह ही काम करती है और फलों को पका देती है। क्या आपको पता है कि कैल्शियम कार्बाइड के अलावा और किस केमिकल से फलों को पकाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रार्थना समाज निम्न में से किससे संबंधित है? जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, वीडी सावरकर। प्रार्थना समाज ब्रिटिशकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए शुरुआती अभियानों में से एक था। इसकी स्थापना दो भाइयों दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1863 में केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान की गई थी। जब माधव गोविंद रानाडे इस समाज का हिस्सा बने तो ये सुर्खियों में आ गया। इस समाज से जुड़े ज़्यादातर विद्वान हिंदू धर्म को सुधारने का विचार रखते थे। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध तेलुगु सुधारकर और लेखक कंदुकूरी वीरेसलिंगम ने फैलाया। क्या आपको पता है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा पेड़ नाइट्रोजन का नियतन करता है? चावल, गेहूं, मटर, मक्का। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुत स्थायी अवस्था में पाई जाती है। स्थायी नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया जिससे कि पेड़ उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके नाइट्रोजन फिक्सेशन या नियतन कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया मिट्टी में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीव करते हैं जिन्हें डायज़ोट्रोफ्स कहते हैं। कुछ पौधे, खासतौर पर दाल की प्रजाति के पौधे, मिट्टी में मौजूद इन जीवों के साथ सहजीवन करते हैं। चूँकि मटर दाल की प्रजाति का पौधा है, इसलिए इनकी जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रोजन का नियतन करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीखाजी कामा। रामकृष्ण मिशन या वेदांत मिशन की शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 को की गई। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इस मिशन के 2 लक्ष्य सेवा और त्याग हैं। इसके अनुयायियों का राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद मिशन से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी पीस प्राइज दिया गया। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट है जिसमें मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, लोहा। क्लोरोफिल पौधों और एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरे रंग का पिगमेंट होता है। ये सूरज से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है और इस अवशोषित प्रकाश के उपयोग से पौधों के लिए भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। क्लोरोफिल के ए, बी, C1, C2, D और F जैसे कई प्रकार होते हैं। वैसे तो ये सभी प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य धातु एक ही होती है और वो है मैग्नीशियम। हरे पेड़ों के क्लोरोफिल के 2 प्रकार A और B ही मिलते हैं। बाकी के प्रकार एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि क्लोरोफिल शब्द किस भाषा से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बाद में 1887 में मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। तैयबजी मुंबई के पहले भारतीय बैरिस्टर और दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में भी शामिल थे। तैयबजी का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिमों को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको पता है कि कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में बदल जाए और साथ में ऊर्जा निकले तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, जलीय विश्लेषण। प्रकृति में 2 तरह के कोशिकीय श्वसन होते हैं, वायवीय या एरोबिक और अवायवीय एनारोबिक। इन दोनों की ही शुरुआत ग्लूकोज के टूटने से होती है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें बहुत कम मात्रा में एटीपी बनती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण आवश्यक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिससे ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है और ज़्यादा मात्रा में एटीपी यानी ऊर्जा बनती है। क्या आपको पता है कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बायाजीद, शेख नूरुल हक। रोशनाई आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ एक सूफी सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत एक पश्तून योद्धा लेखक बायाजीद रोशन पीर के द्वारा की गई थी। पीर रोशन ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के लिए उस समय के मुगल शासकों को जिम्मेदार ठहराया और एक समान और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मांग की। पीर रोशन पश्तून अक्षरों के साथ पहले पद्य की रचना की, इसलिए इनको पश्तून लिपि का जनक भी माना जाता है। आगे चलकर रोशनाई आंदोलन की वजह से कई प्रसिद्ध पश्तो कवियों का जन्म हुआ। क्या आपको कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।
निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है और प्रकृति में नहीं पाया जाता? बौना गेहूं, संकरित मक्का, ट्राइटिकेल, सोयाबीन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से नई प्रजातियां तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या होगा जब पूरी तरह अलग अलग पौधों को क्रॉस किया जाए? पोलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में अच्छी उत्पादकता के लिए गेहूं और बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता के लिए राई के पौधों को क्रॉस करके एक नई प्रजाति तैयार की। इस प्रजाति का नाम गेहूं और राई के वैज्ञानिक नामों को मिलाकर ट्राइटिकेल रखा गया। आज व्यावसायिक स्तर पर इस फसल का उत्पादन पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस, फ्रांस और रूस में किया जाता है। क्या आपको पता है मटर के पौधों का संकरण का प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। श्रीनिवास रामानुजम ने वैसे तो गणित के क्षेत्र में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर इसके बावजूद रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में बहुत अद्भुत योगदान दिया। उनके इसी योगदान को याद करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में मद्रास विश्वविद्यालय में हर साल रामानुजन के जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की। यही नहीं, रामानुजम के जन्म के 125 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया। क्या आपको पता है कि रामानुजम के जीवन पर बनी प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। मुगल वंश के ज्यादातर राजा अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। कई मुगल राजाओं ने कई पुस्तकें और अपनी जीवनियां खुद ही लिखी हैं। उदाहरण के लिए बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। बाबर के अलावा दारा शिकोह तो कई विषयों का ज्ञाता था और उसने हिंदू धर्म से जुड़ी कई पुस्तकों को दूसरी भाषाओं में अनुवादित किया। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसा माना जाता है कि अकबर को डिसलेक्सिया था, और अगर किसी को डिसलेक्सिया हो तो उसके लिए अक्षरों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को पढ़ने लिखने में काफ़ी तकलीफ होती है। क्या आपको पता है कि डिसलेक्सिया से संबंधित आमिर खान की प्रसिद्ध फिल्म का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा के मुख्य नगरों में से क्या क्या मिलता है? ऑप्शन 1 दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजिली इमारतें, नालियाँ। ऑप्शन 2 दुर्ग, मंदिर, दुमंजिली इमारतें। ऑप्शन 3 नालियाँ, अनाज भंडार, राजभवन, दुर्ग। ऑप्शन 4 दुर्ग, अनाज भंडार, नालियाँ, पुल। कांस्यकालीन सभ्यताओं में दुर्ग, बाजार, सड़कें आदि होना तो सामान्य बात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही खास बात है और वो है नालियाँ। नालियों के अलावा यहाँ दुमंजिले घर, घरों में शौचालय, अनाज भंडारण के लिए बड़े कमरे भी मिले हैं। इन मुख्य इमारतों के अलावा कुछ स्थलों पर खास इमारतें भी मिली हैं। लोथल में मिला बंदरगाह दुनिया के सबसे पहले बंदरगाहों में से एक है। कुछ पुरातत्वविद इसे सबसे पुराना बंदरगाह भी मानते हैं। राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे पहला सैनिटेशन सिस्टम भी मिला है। इसके अलावा स्नानागार भी इस सभ्यता की खास निशानी है। इस सभ्यता में मंदिरों और पुलों का अभाव है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार किस जगह मिला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसको अंकुरित पौधे को प्रत्यारोपित करके उगाया जाता है? मक्का, चारा, प्याज, सोयाबीन। बहुत सी फसलों को खेत में सीधे बीज बोने के बजाय प्रत्यारोपित करके लगाया जाता है। ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार मौसम के सही ना होने की वजह, कई बार नए पौधों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए, तो कई बार उन्हें शुरुआत में बढ़ने की आदर्श परिस्थिति देने के लिए ग्रीन हाउस में, नर्सरी में या किसी छोटी जगह में लगाया जाता है। बागवानी में प्रत्यारोपण का प्रयोग अक्सर ही होता रहता है, किंतु कुछ फसलें जैसे चावल, प्याज, पेपरमिंट, गोभी, बैगन आदि को भी प्रत्यारोपण के माध्यम से लगाया जाता है। हालांकि एक बात याद रखने वाली है कि हर फसल को इस विधि से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुछ फसलें प्रत्यारोपित करने से अच्छे से नहीं बढ़ती हैं। क्या आपको पता है कि प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। रॉलेट कानून को पारित करने का कारण निम्न में से क्या था?
ऑप्शन 1 भारतीय शासन को आधुनिक रूप देना, ऑप्शन 2 राजद्रोह एवं सरकार के विरुद्ध कार्यों को रोकना, ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग को मनाना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस जरूरत को महसूस किया कि भारत में उग्रवादी गतिविधियों, राजद्रोही षड्यंत्रों और सरकार के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को रोकना केवल डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश पर 1919 में एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट लेकर आई। इस कानून को सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसमें प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए और कठोर नियम भी बनाए। क्या आपको पता है कि इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में हो रही सभा पर गोली किसने और किस दिन चलवाई? कमेंट बॉक्स में बताएं। नीम के पेड़ की औद्योगिक महत्वता बढ़ी है क्योंकि ये स्रोत हैं। ऑप्शन 1 जैविक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व का, ऑप्शन 2 प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व, जैविक खाद और कैंसर रोधी दवा का, ऑप्शन 3 जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व का, ऑप्शन 4 कैंसर रोधी दवा, जैविक कीटनाशक और जैविक खाद का। हरित क्रांति आने के बाद फसल बढ़ने के साथ ही साथ किसानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्वों जैसे रासायनिक खादों, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग बेतहाशा बढ़ गया है। लेकिन हाल ही के वर्षों में किसानों के बीच नीम का प्रयोग करने की जागरूकता के अभियानों में भी तेजी आई है। नीम में पाए जाने वाले सलानिन और एज़ोडिरेक्टिन बहुत ही अच्छे किस्म के प्राकृतिक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व हैं। इसके अलावा सरकार यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया भी लाई है। क्या आपको पता है कि जैविक खेती में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले 5 सालों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। दुनिया में पिछले 5 सालों में चावल का निर्यात करीब 18% बढ़ा है। 2016 में चावल निर्यात का कुल मूल्य 20 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 में करीब 25 अरब डॉलर तक जा चुका है। दुनिया का करीब 75% निर्यात किया जाने वाला चावल एशिया में उगाया जाता है। इसके बाद 9% के साथ यूरोप और 8% के साथ उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। अगर बात करें देशों की तो भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और वियतनाम दुनिया का 71% चावल निर्यात करते हैं। इनमें भी भारत अकेले ही दुनिया का 32% यानी कुल 8 अरब डॉलर मूल्य का चावल दूसरे देशों को बेचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है कि भारत में चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नूरजहां का मूल नाम निम्न में से क्या था? ज़ाबुन्निसा, फातिमा बेगम, जहांनारा, मेहरुन्निसा। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की 12वीं और आखिरी पत्नी थीं। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और वह अकबर के अंदर काम करने वाले वजीर मिर्ज़ा घियास बेग की पुत्री थी। नूरजहां की पहली शादी बिहार के गवर्नर शेर अफगान खान से हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर तब केवल 17 साल का था जब उसे पहले से ही शादीशुदा नूरजहां से प्यार हो गया। अफगान खान की मृत्यु के 3 साल के बाद जहांगीर और नूरजहां का निकाह हुआ। अपने पति के राज में नूरजहां का काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार था। राजा के बाद सबसे ज़्यादा शक्तियाँ नूरजहां के पास ही थीं। क्या आपको पता है कि नूरजहां द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मकबरा कौन है और वो कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।